कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल KCL ट्यूटोरियल में। आज हम बात करने जा रहे हैं सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी दोस्तों। और सोशल और प्रिवेंटिव फार्मेसी आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी के फर्स्ट ईयर में और बी फार्मा के फाइनल यानी 8वें सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स है। ये बी फार्मा में देखा जाए तो ये 8वें सेमेस्टर में है और डिप्लोमा में चैप्टर नंबर 5 है। हम इस पूरे चैप्टर को 2 लेक्चर में खत्म करेंगे। तो इसमें समझते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे करीब 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं फिक्स है। जैसे टीबी का प्रोग्राम के बारे में कि टीबी क्या स्कीम है, NHUM के बारे में, आशा वर्कर्स के बारे में, या अलग अलग क्वेश्चन जो भी जैसा है मैं बताता जाऊंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके आधे पार्ट को मैं इस लेक्चर में खत्म करूंगा और आधे पार्ट को लेक्चर नंबर 2 में खत्म करूंगा। चलिए देख लेते हैं पहले हमें ये हमारा जो टॉपिक है हमें क्या क्या पढ़ना है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें इंट्रोडक्शन वगैरह के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि हेल्थ सेक्टर यानी कि जो नेशनल हेल्थ मिशंस हैं भारत में, उसमें सबसे पहली हम बात करते हैं। आपके सामने एक डायग्राम, एक चार्ट खुल के आ रहा है। हम बात कर रहे हैं कि भारत में जब से भारत आजाद हुआ है या आजादी के थोड़ा सा पहले जब भारत का प्रभुत्व शुरू हो गया था, 47 में देश आजाद हुआ था, लेकिन भारतीय सिस्टम में 44-45 से आना शुरू कर चुके थे। ठीक है, तो 1947 में आजादी है। उसके बाद भारत में अब तक स्वास्थ्य को लेकर के कितनी पॉलिसी बनाई गई है, क्या क्या काम हुए हैं, कितनी चीजें बता हुई है, ये सब कुछ आपको इस चैप्टर में पढ़ना। कौन कौन सी गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है एड्स के लिए, टीबी के लिए, लेप्रोसी के लिए, पोलियो के लिए, बहुत सारी सरकार ने योजनाएं चलाई, अभी चल रहा है कोविड के लिए। तो ये सब चीजें आपको जाननी। तो हम एक मोटा मोटा एक पूरे चैप्टर का ब्रीफ देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखेंगे। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करें तो 1946 में एक बोर कमेटी बनी थी, इसको भोरे कमेटी या भूरे कमेटी कहते थे, जिसको 1946 में जिन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया था कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में कितनी ज्यादा जरूरत है बदलाव की। आज भी लोग हमारे देश में 1946 की बात कर रहा हूं, वहां पे कहा गया था कि लोग ओझा, वैद्य, सुखाई, जाड़ फूक, तंत्र मंत्र, पूजा पाठ के जरिए ही बीमारियों को ठीक करना चाहते हैं। उनके पास प्रॉपर सिस्टम नहीं है सही करने का, इसलिए भारत में एक बहुत बड़े लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा स्वास्थ्य का। ये 1946 में बोर कमेटी ने दिया था। उसके बाद फिर भारत की सरकार बनी 50 में 52 में। 1952 में सबसे पहली बार NFPP यानी नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। ठीक है, ये मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, अपनी डायरी में लिख लेना, नोट्स में लिख लेना। ये चीजें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके कभी कंप्यूटर एग्जाम तैयारी करेंगे, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में DI वगैरह, ड्रग इंस्पेक्टर हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, इन सब में क्वेश्चन बहुत आते हैं इस टॉपिक से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे 1978 में 1978 में नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम बनाया, जो भारत में पारिवारिक तौर पे, सामाजिक तौर पे लोगों को जागरूक करता था पढ़ाई, स्वास्थ्य के लिए, बीमारी के लिए, दवाओं के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ जो भी जनसंख्या कंट्रोल के लिए, सब चीजों के लिए ये प्रोग्राम चलेगा। 83 आते आते दोस्तों आपके नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जो आपका नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम था, उसे कन्वर्ट कर दिया गया नेशनल हेल्थ पॉलिसी में, NHP 1983। 1983 में कैसे याद करेंगे, उसी साल इंडिया वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे इम्यूनाइजेशन डिजीज प्रोग्राम 1985 में डेवलप हुआ। ठीक है, उसके बाद 1992 में सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम ये स्टार्ट किया गया 1992 में, जिसमें मेन लक्ष्य था कि जो पहले उस समय बहुत सारे माँ और बच्चों की मौत हो जाती थी डिलीवरी के समय, क्योंकि डिलीवरी सेफ नहीं थी। गांव में दाई लोग बच्चे पैदा कराती थी, हंसिया से घास काटती थी, उसी हंसिया से बच्चे का नाड़ा काट देती थी, बच्चों को सेप्टिसीमिया होता था, मर जाता था। तो ऐसी बहुत चीजें के लिए प्रोग्राम चलाया गया 1992 में, सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम। उसके बाद 1995 में बच्चे को, भाई बच्चा बड़ा हो रहा है लेकिन वो पोलियो से बीमार हो रहा है, तो 1995 में नेशनल पल्स पोलियो प्रोग्राम NPPP स्टार्ट किया गया, जिसके ब्रांड एम्बेसडर अपने अमिताभ बच्चन जी थे। ठीक है, 1996 में रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम चलाया गया। 2004 में रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम सेकेंड फेज चलाया गया। 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन चलाया गया। याद कीजिएगा, वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने एक NRHM, एक बहुत बड़ा मुद्दा स्टार्ट किया, नेशनल गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं को परिपक्व करने के लिए, वहां पे अस्पताल सेंटर खोलने के लिए, PSC CSC खोलने के लिए एक बहुत बड़ा मिशन चलाया गांवों के स्वास्थ्य के लिए, जिसे बोलते हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। उसी के साथ साथ नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन भी चलाया गया, जो गरीब लोग हैं शहरी एरिया में। ठीक है, वो NHM 2017-2013 में पार्ट आया। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी अभी, ठीक है, 2019-20 में। ये जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है दोस्तों, ये क्या है, ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में आई है, सॉरी 13 में आपका NHM था, वो बीजेपी की सरकार लाई है, जो पूरे राज्य में एक नए स्ट्रक्चर से ढांचा तैयार करती है।
हैं। तो इन सबको हम बारी बारी जानेंगे। नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में हम समझेंगे। ये हमने ओवरव्यू दिया कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे नेशनल हेल्थ मिशन की, जो कि 2017 में आया था, जैसे कि मोदी सरकार लेकर आई थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेशनल अर्बन, उसमें बेसिकली देखा जाए आपके सामने पार्ट है, कितने सेंटर बनेंगे, कितने बच्चे होंगे, क्या क्या आपके प्रोग्राम्स होंगे, टोबैको मिशन, मेंटल हेल्थ, ये सब आपके सामने चार्ट है। मोटा मोटा आप देखिए, जो नेशनल हेल्थ मिशन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, संकल्प जो सेवा है, ये दो भागों में बांटा गया था। एक ग्रामीण इलाकों के लिए, एक शहरी इलाकों के लिए। ग्रामीण इलाकों के लिए था इसका नाम NHUM, नेशनल हेल्थ, सॉरी NHRM, नेशनल हेल्थ रूरल हेल्थ, NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और NUHM नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, यानी गांव के लिए रूरल और शहरीकरण के लिए अर्बन, दो जगह पे अलग अलग सुविधाएं शुरू की। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जो ये नेशनल हेल्थ प्रोग्राम थे, इनको कुल 4 ग्रुप्स में बांटे गए। यानी हम इस पूरे चैप्टर में हम नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। इस पूरे डिस्कशन में कुल 4 पॉइंट्स थे, 4 प्रोग्राम की बात हुई है। पहला है वो प्रोग्राम्स जो हेल्थ केयर के लिए बनाए गए हैं, प्रोग्राम रिलेटेड टू प्रोविजन हेल्थ केयर के लिए जो सरकार ने प्रोग्राम चलाए, उन प्रोग्राम की हम बात करेंगे। दूसरा, इसके क्लासिफिकेशन में प्रोग्राम्स एम्ड एट कंट्रोलिंग कम्युनिकेबल डिजीज, जो संक्रामक बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए जो सरकार ने योजनाएं चलाई हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा, सेम प्रोग्राम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए जो सरकार ने चलाई है, हम उसकी बात करेंगे। एंड प्रोग्राम रिलेटेड टू मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड स्पेशल ग्रुप, और जो स्पेशल ग्रुप के बच्चे हैं, दिव्यांग हैं, अपाहिज हैं, ठीक है, या माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, यानी NHM में कुल 4 कैटेगरी में प्रोग्राम चलाए जाते हैं। इन चारों कैटेगरी के प्रोग्राम को हमको बारी बारी समझना है। हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम 1 और 2, इस टॉपिक में 4 में 2 टॉपिक को मैं इस लेक्चर में खत्म करूंगा, और बाकी के 2 टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, तो हम बात करते हैं पहले नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के बारे में, NRHM के बारे में। मैंने कहा 2 पार्ट है, NRHM, NUHM। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा व्हाट आर द पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव और NRHM, नेशनल रूरल के क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पॉलिसी है, व्हाट आर द प्रॉब्लम, ठीक है, एक्सप्लेन, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा। तो NRHM में जब भी आपसे पूछेगा तो आपको क्या लिखना है, देखिए NRHM क्या है, एक तरह का स्टेट हेल्थ सिस्टम, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, लेकिन अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग है, स्टेट लेवल पे है। इस NRHM में बेसिकली 5 पिलर होते हैं, ये 5 लोग होते हैं, यानी इसके 5 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसके 5। तो पहला क्या है कि समाज में, कम्युनिटी में लोगों के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है, लोगों की भागीदारी को बढ़ाना है, लोग आपके पार्टिसिपेट करें, लोग ध्यान दें, लोग उस कम्युनिटी का, यानी उस जो भी संगठन है या फिर जो भी मुहिम चल रही है, कैंपेन चल रहा है, उसका हिस्सा बने। जैसे पोलियो मुहिम चल रही है, तो हर लोग भागीदारी दे, अपने बच्चों को ले जाए, दूसरों को मोटिवेट करे। इंप्रूव मैनेजमेंट कैपेसिटी, ठीक है, लोगों की संख्या को बढ़ा करके मैनेजमेंट को इंप्रूव करना, ठीक है। फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग, पैसे की अरेंजमेंट करना, सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों अपना फंड इकट्ठा कर सके, ये फाइनेंसिंग करना। इनोवेशन, तो इसके 5 पिलर्स है। पहला है इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ बाय ओनरशिप ऑफ द कम्युनिटी, इंप्रूव मैनेजमेंट कैपेसिटी, फाइनेंशियल फाइनेंस, इनोवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फॉर द हेल्थ सेक्टर, एंड सेटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ नॉर्म्स विथ मॉनिटरिंग, ठीक है। ये इसके कुछ 5 पिलर्स हैं। क्या प्लान ऑफ एक्शन है, किसके, इसके अंडर में हम लोग कौन कौन से प्लान सरकार ने बनाए, कैसे गांवों के अंदर स्वास्थ्य सेवा को मेंटेन किया गया। उसमें सबसे पहला है आशा वर्कर का नाम आपने सुना होगा, जो गांव में आशाएं होती हैं, यानी लेडीज होती हैं, जिनको आशा कहते हैं। इस आशा का फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है, दिस इज द आशा की नियुक्ति की गई, जो गांवों में जाकर के बच्चों को टीका, बाकी गर्भ निरोधक गोलियां और प्रेगनेंसी और बाकी चीजों के बारे में लोग अवेयर करते रहे, खासकर आजकल कोरोना के वैक्सीनेशन के बारे में। स्टैंडिंग ऑफ हेल्थ सब सेंटर, जितने भी आपके SC हैं, CSC मतलब हेल्थ सब सेंटर्स हैं, वहां पे उन अस्पतालों को थोड़ा सा मजबूत होता है, आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह हो गया, वहां पे उसको थोड़ी सी सुविधाएं दी गई, थोड़ा सा फंड दिया गया। प्राइमरी हेल्थ के अंदर PSCs को थोड़ा सा स्ट्रेंथ किया गया। कम्युनिटी हेल्थ के अंदर CSC को थोड़ा सा, देखिए आपको पता है सबसे छोटा होता है आंगनबाड़ी, उससे बड़ा PSC, उससे बड़ा CSC।
ठीक है। और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हेल्थ प्लान बनाया गया, सैनिटेशन और हाइजीन के लिए कन्वर्ट किया गया ताकि ढेर सारे लोगों को स्वास्थ्य साफ सफाई पे ध्यान दिया गया। आप देखते हैं सरकारी दफ्तरों में साफ सफाई होने शुरू हो गई। डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम को स्ट्रेंथ किया गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को थोड़ा सा बढ़ाया गया। ये सरकार जब से मोदी जी आए हैं तब से इन्होंने पीपीपी मॉडल को बहुत काम किया है, जिसे आप ये कह सकते हैं, लोग कहते हैं कि वो सब चीज प्राइवेट कर रही है, सब प्राइवेट हो जाएगा प्राइवेट। एक्चुअली ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक तरीका है जिसमें, जैसे कि आप ये समझिए, जैसे कि आप पहले सरकारी अस्पताल एक जिले में 10 है और 100 प्राइवेट अस्पताल है। हमारे यहाँ इतनी आबादी है कि वो सारे लोग सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं करा सकते, तो उन्होंने क्या किया, जैसे आयुष्मान भारत हो गया, डिजिटल कार्ड हो गया, उम्मीद कार्ड हो गया, उस कार्ड से अब आप सरकारी सुविधाएं प्राइवेट अस्पताल में भी ले सकते हैं। इसे ही पीपीपी मॉडल कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ट्रिपल पी मॉडल में काम किया जा रहा है। अब इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आप बीजेपी के सपोर्टर है तो आप कहेंगे बहुत अच्छा काम हो रहा है, अगर आप बीजेपी के सपोर्टर नहीं तो आप कहेंगे साला सब प्राइवेट कर रहा है। इसको समझने की बात है, अगर आप डिटेल समझेंगे तो आप चीजों को समझ पाएंगे। न्यू हेल्थ फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, इसको डेवलप करना, और हेल्थ मेडिकल एजुकेशन को थोड़ा सा रिकरेट करना। ठीक है, अब हम बात करेंगे जैसे कि एनयूएचएम पढ़ा, एनआरएचएम पढ़ा रूरल के लिए, उसी तरह से शहर के लिए शहर भाई, क्योंकि ऐसा नहीं कि सारे गांव गरीब में ही गांव, मतलब सारे गरीब गांव में ही, या गांव में सारे गरीब ही हैं। शहर में भी बहुत से गरीब लोग रहते हैं जो गांव से आते हैं, मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, पेट पालते हैं, तो उनके लिए भी जो सुविधाएं हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एनयूएचएम, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। इसका बेसिकली एम क्या है दोस्तों, इसका क्या सरकार का क्या लक्ष्य था, उनका है द एड्रेस द हेल्थ कंसर्न। देखिए अब ये अलग क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन पूछेगा एनआरएचएम के बारे में तो आप लिख चुके, अब अगला क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, राइट अबाउट द एनयूएचएम, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ठीक है, तो इसका मेन एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एड्रेस द हेल्थ कंसर्न ऑफ द अर्बन पुअर बाय रैशनलाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी। जो पहले जो सुविधाएं उपस्थित है शहरों में, उसको मजबूत करके, उसको नवीनीकरण करके शहरों में जो गरीब लोग हैं उनकी सुविधाओं को ध्यान दिया जाए, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड की जाए। Ensuring community participation in planning and management of health service by community instruction like महिला आयोग समिति, जैसे हमारे यहाँ देश में आशा, गांव में आशा बनाई गई है, शहरों में इसी तरह से महिला आरोग्य समिति, हाउस होल्ड रोगी कल्याण समिति, इस तरह की चीजें बनाई जाती हैं जिसमें लोगों को जोड़ा जाता है। और जैसे गांव में आशा होती है, शहरों में ऊषा होती है। अब ये आशा और ऊषा दो बहनें हैं, आशा वहां पे है और ऊषा में अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, यानी कि इसमें ऊषा कहते हैं। ये करीब 1000 लोगों पे एक होती हैं ऊषा। ठीक है, और गांव में करीब 200 से 500 के बीच में एक ऊषा को रखा जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो एनएचएम है, नेशनल यानी हमारा हेल्थ मिशन है, उसके कितने सेगमेंट में, उसको कम्युनिटी लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे, रेफरेंस लेवल पे कई डिवाइड बांटा गया है। जो कम्युनिटी आउटरीच सर्विस है उसमें देखिए आपके सामने है अर्बन में क्या स्पेशलिटीज है और डिस्ट्रिक्ट में क्या, इस तरह से आप इसको चार्ट तरह से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने पहला डिस्ट्रिक्ट देख लिया, मैंने बताया था 4 ऑब्जेक्टिव है नेशनल हेल्थ मिशन के, पहला हमने खत्म कर लिया। अब हम दूसरे ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रोग्राम्स एम्ड एट कंट्रोलिंग कम्युनिकेबल्स, यानी कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से सरकार ने प्रोग्राम बनाए हैं। ये 5 प्रोग्राम है और ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में पूछेगा कि NVBDCP के बारे में लिखे, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, यानी जो वेक्टर यानी जो मलेरिया, मक्खी है ना, मॉस्किटो, डेंगू, ये सब बीमारियां जो होती है किसमें आती है, ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है, जो किसी कारण के द्वारा होता है, चूहे से होता है, प्लेग। तो इनको दूर करने के लिए सरकार ने क्या योजनाएं बनाई हैं, इसे बोलते हैं नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। एक क्वेश्चन ये पूछता है एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझाऊंगा। दूसरा है NLEP, नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम, यानी देश में राष्ट्रीय स्तर पे लेप्रोसी को, कुष्ठ रोग को खत्म करने के लिए सरकार ने क्या योजनाएं बनाई है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। अगला है रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, RNTCP फेज 2, फेज 1, फेज 2 है, यानी कि टीबी को दूर करने के लिए सरकार ने कौन सी योजनाएं बनाई है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी एक प्रोग्राम है। एड्स के लिए, और लास्ट में है सर्विलांस प्रोजेक्ट, यानी डिजीज को दूर करने के लिए कौन कौन सा सर्विलांस प्रोजेक्ट है। ये 5 टॉपिक है जिसमें से शुरू करें 1 2 3 4, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, या लेप्रोसी प्रोग्राम, या एड्स प्रोग्राम, या टीबी प्रोग्राम। इन चारों में से 2 क्वेश्चन आना ही आना है, आप चाहे डिप्लोमा कर रहे हो चाहे आप बी फार्मा कर रहे हो। हम बात करेंगे पहले वाले की, जिसे कहते हैं NVBDCP, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। देखिए वेक्टर बॉर्न डिजीज समझिए पहले, वेक्टर बॉर्न डिजीज मतलब कि जो किसी कारक के द्वारा होता है, जैसे मलेरिया होना है मच्छर, डेंगू होता है मच्छर, समझ आ गया,
और प्लेग होता है चूहे से। ये सब बीमारियां जो किसी कारक के द्वारा होती है, किसी कारण से होती है, उसे हम वेक्टर बॉर्न डिजीज कहते हैं। इसके लिए प्रोग्राम है। तो ये जो प्रोग्राम है इसमें क्या क्या सरकार की मेन ऑब्जेक्टिव है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू, कालाजार, फाइलेरिया, चिकनगुनिया और जापानीज एंसेफेलाइटिस। ये सारी चीजें जो किसी वेक्टर के द्वारा होती, खासतौर से मच्छर के द्वारा होती है, इनको कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए प्रोग्राम को बनाया गया है एनवीबीडीसीपी। पहला ऑब्जेक्टिव है। ये योजना कब लॉन्च हुई? जी हाँ, ये योजना लॉन्च हुई 2003-2004 में, जिसमें एनएमएमपी, एनएफसीपी, कालाजार कंट्रोल प्रोग्राम, जापानीज इंसेफेलाइटिस, डेंगू, इन सब के लिए पहले अलग अलग प्रोग्राम थे। इन सबको मिला के 2003-04 में एक प्रोग्राम बनाया गया जिसका नाम है एनवीबीडीसीपी। ओके, जो ये आपका इसका जो डायरेक्टरेट होते हैं वो एक तरह के आपके प्रिवेंशन और कंट्रोल वेक्टर बॉर्न डिजीज के लिए ये इसके डायरेक्टरेट होते हैं, जो उसको कंट्रोल करने के एक सब मेंबर होते हैं। अब बात करते हैं कि क्या इसकी जरूरत है, क्या इसको बनाया गया, इसके कौन कौन से काम है, क्या क्या इसके एसेंशियल्स हैं, किन किन कामों के लिए ये कामों को लेकर ये काम करता है। ठीक है, तो उसमें पहला काम है डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीज टू बी अंडरटेकन एज पर एनबीबीडीसीपी गाइडलाइन, जो कि पीएससी और सीएससी लेवल पे, प्राइमरी हेल्थ कम्युनिटी लेवल पे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लेवल पे जो प्रोग्राम्स बनाए गए हैं गांवों शहरों के लिए, उसका डायग्नोस करना, उसको मैनेजमेंट करना, ये काम होता है इस बोर्ड का। मलेरिया के केस कितने बढ़ रहे हैं, डेंगू के केस कितने बढ़ रहे हैं, उसका इलाज कैसे हो रहा है, ये सब इसको भी पूरी तरह से कंट्रोल करना, डाइंग मैनेजमेंट करना। केस ऑफ सस्पेक्टेड जेई एंड डेंगू टू बी प्रोवाइडेड, जिस तरह से मलेरिया उसी तरह जेई, कालाजार, इंडिबिक, माइक्रो, ये सभी बीमारियों का पूरा ब्यौरा लेना, उसके बारे में लिखना। मैंने आपको नोट सामने आपके स्क्रीन पे है, आप इसको देख के लिख सकते हैं, मैंने बकायदे यहाँ पे लिख दिया है, आप यहाँ पे जाके पूरा का पूरा इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे पहला हमारा हो गया वेक्टर बॉर्न डिजीज के लिए। अब हम बात करेंगे दूसरा, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, जो NLEP, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो इसका ऑब्जेक्टिव है क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि पूरे देश में से कुष्ठ रोगों को दूर करना, लेप्रोसी के पेशेंट्स को सही कर मतलब कि कम करना और इसके इलाज को बेहतर करना। ठीक है, क्या क्या माइलस्टोन मिला? देखिए 1848 में लेपर एक्ट आया था, जिसको भारत में अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था, ब्रिटिश इंडिया ने किया था। 1948 में हिंद कुष्ठ निवारण संघ एक आयोग संघ बनाया गया था, हिंदी में कुष्ठ कहते। 55 में नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम बनाया गया। 80 में डेप्सोन दवाई की खोज हुई। 1982 में एक दवाई की थेरेपी शुरू करी जिसको बोलते हैं MDT। ठीक है, 1983 में नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। 1991 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रिजोल्यूशन टू इरेडिकेट लेप्रोसी बाय 2000 स्टार्ट किया गया। 1998 से 2004 के बीच में लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोग्राम को मॉडिफाई किया गया। 2005 में इसका जो प्रिवेलेंस रेट है वो बहुत घट के 0.95% हो गया, जो कि 10,000 केसेस में। 5 में NRHM को, जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था, उसको NLM के अंदर लाया गया, यानी इसके जो आपका लेप्रोसी मिशन है उसको NRHM के अंदर रखा गया। और 2012 में क्या किया, करीब 16 डिस्ट्रिक्ट में एक एक्शन प्लान शुरू किया गया इसको बहुत बड़े लेवल पे खत्म करने के लिए। तो ये जो प्रोग्राम है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्लान, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव है एलिमिनेशन को अचीव करना, यानी पूरे तरह से संसार भारत से कुष्ठ को खत्म करना, पहला टारगेट है। दूसरा, टू अकम्प्लिश इंटीग्रेशन, जो भी प्रोग्राम चल रहा है उसको तेजी से बढ़ाना और सुचारू रिजल्ट लाना। एंड टू प्रोसीड विद एंडेमिक स्टेट, और इसको पूरी तरह से खत्म करना है, भारत से एंडेमिक स्टेट पे लाना है, ये इसको इसका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कैसी कैसी स्ट्रेटजी है, क्या क्या तरीके बना के इसको इलाज किया जा रहा है? अर्ली डिटेक्शन, तुरंत किसी पेशेंट को शुरुआती लक्षण आए आप तुरंत जांच कराएं, तुरंत मालूम चल जाए, पहला। रेगुलर ट्रीटमेंट, उसको लगातार दवाइयां दीजिए और लगातार दवा खाए बिना किसी गैपिंग के। पब्लिक के अंदर अवेयरनेस हो ताकि वो बीमारी को पहचाने, जो बीमार है उनसे भेदभाव ना करे, उसके लिए कैंपेन चलाया जाए। और मेडिकल रिहेबिलिटेशन, मतलब उनको दवाओं की सुविधाएं दी जाए। ये 4 स्ट्रेटजी है इसको ठीक करने का। ठीक है दोस्तों, तो लेप्रोसी में आगे हम बात करते हैं क्या क्या इसेंशियल्स हैं, यानी क्या क्या काम है। तो हेल्थ एजुकेशन टू कम्युनिटी रिगार्डिंग लेप्रोसी, यानी लोगों को लेप्रोसी के बारे में जागरूक करना, उनके बारे में बताना। डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट करना लेप्रोसी का, उससे जो होने वाले कॉम्प्लिकेशंस उसको कम करना। ट्रेनिंग पेशेंट को लेप्रोसी देना कि अगर उनको वो अपनी खुद केयर कैसे कर सकते हैं, अपनी खुद का इलाज कैसे कर सकते हैं। और लेप्रोसी के पेशेंट को काउंसलिंग करना, बीच बीच उनको बुलाते रहना, उनका इलाज करना, उनको समझाते रहना। ठीक है, अब इवोल्यूशन, ये हो गया हमारा लेप्रोसी। अब हम बात करेंगे तीसरा, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। देखिए आपने पढ़ लिया, इस प्रोग्राम के अंतर्गत आपने पढ़ लिया
वेक्टर बोर्न डिजीज के लिए, इसमें मलेरिया और डेंगू आते हैं, आपने पढ़ लिया लेप्रोसी। और तीसरा प्रोग्राम की बात कर रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस। तो भारत में टीबी के बारे में लोग कैसे मालूम चला, टीबी की इलाज कैसे शुरू हुआ? 1950-60 के आसपास टीबी रिसर्च सेंटर बनाए गए। 1962 में नेशनल टीबी प्रोग्राम बनाया गया। 1992 में प्रोग्राम को रिव्यू किया गया कि जो अभी तक इलाज चल रहा था क्या वो ठीक है या कुछ और जरूरत है, जिसमें से देखा गया कि केवल 30% ही सफलता मिल रही है, 70% केस में सफलता नहीं मिल रही। इसलिए 1993 में एक RNTCP पायलट विगन शुरू किया गया। RNTCP स्केल को बनाया गया और 2001 में करीब 450 मिलियन पे इसको कवर किया गया। 2040 में 80% भारत में शुरू हो गया और पूरे भारत में 2006 तक RNTCP को शुरू किया गया। ठीक है, तो ये RNTCP क्या है? दिस इज द रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। रिवाइज्ड क्यों लगा है? क्योंकि जो पहले प्रोग्राम था वो थोड़ा सा सक्सेस रेट कम था, उसके सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए एक नया प्रोग्राम बनाया गया जिसको बोलते हैं RNTCP रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये 1997 में लॉन्च हुआ था, जिसको WHO ने लॉन्च किया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डॉट्स के साथ। देखिए डॉट्स क्या है? टीबी के इलाज को डॉट्स कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में DOTS, डायरेक्ट ऑब्जर्वेटिव शॉर्ट ट्रीटमेंट, यानी कुछ ऐसा इलाज जिसमें टीबी को हम सही से कर सके, उसे डॉट्स कहते हैं। 100% ये इंप्लीमेंट किया गया भारत सरकार की सहायता से पूरे देश में, और करीब 2006 तक इसमें सभी तरीके से हमने इंप्लीमेंट कर टीबी को रोकने में काफी कामयाबी मिली। जो यह प्रोग्राम था RNTCP, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला ऑब्जेक्टिव है कि कम से कम 85% लोगों में जो इन्फेक्शन है वो फैलने ना पाए, उसको कम कर दिया जाए, क्योंकि टीबी बहुत तेजी से फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है, तो इसको जो फैलने का रेट उसे कम किया जाए, और एटलीस्ट जो डिटेक्शन रेट है उसको कम से कम मेंटेन किया जाए 70% पॉपुलेशन में। ठीक है, चलिए आगे हम इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? ऑगमेंटेशन ऑफ द पेरिफेरल लेवल सुपरविजन थ्रू द क्रिएशन ऑफ सब डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजरी यूनिट। ठीक है, कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सुपरवाइजरी यूनिट बना के उसको कंट्रोल किया जाए, मैनेजमेंट किया जाए, दवाइयां सप्लाई की जाए, दवाई बांटा जाए, NGOs बनाया जाए, और NGO सब प्रोग्राम की सहायता से लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। ठीक है, कोर एलिमेंट्स क्या थे इसके? फेज 1 फेज 2 दो फेज में चला था RNTCP। तो इसका जो फेज 1 का कोर एलिमेंट्स क्या थे? जो कोर एलिमेंट था फेज का वो 1997 से 2006 के बीच में चला, जिसमें माना गया कि जो क्वालिटी डॉट्स का यानी जो दवाइयों का स्ट्रेटजी बनाएगी ताकि लोगों को इलाज करके हम टीबी को पूरी तरह से खत्म कर सके। इसमें पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट किए गए, DM लेवल पे, SDM लेवल पे और नेता लेवल पे, मंत्री लेवल पे एक कमिटमेंट बनाया गया ताकि लोगों को ठीक पूरी तरह से जिम्मेदारी दी गई कि आपको प्रचार प्रसार करके इसको लोगों को दूर करना है बीमारी को। गुड क्वालिटी डायग्नोसिस, स्पुटम का अच्छे से जांच हो ताकि टीबी डिटेक्ट हो सके माइक्रोस्कोपी के द्वारा। ऑब्जर्व ट्रीटमेंट को आपको डायरेक्टली देना है, सिस्टमिक मॉनिटरिंग करना है, और टीबी स्ट्रेटजी को हर बड़े लेवल पे, हर अस्पताल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब लेवल पे इसको आपको एड्रेस करना है। सेकेंड फेज जो चला था वो 2006 से 2011 के बीच में चला था। इसमें बेसिकली क्या था? जो अचीवमेंट थे आपके 2000 पहले फेज के, उसको कंसोलिडेट करना था, उसको स्थायी बनाना था, उसको बढ़िया करना था। दूसरा कुछ और प्लानिंग बनानी थी ताकि इसके प्रॉब्लम को, जो दिक्कतें पहले फेज में रह गई थी, उसको और इम्प्रूव किया जाए। और तीसरा क्या था? MDG गोल्स बनाए गए, डॉट्स जो स्ट्रेटजी है दवाइयों की उसको हम आसानी से अचीव कर सके, यानी पूरी तरह से इलाज को पा सके। जो फेज सेकंड है उसमें जो इसकी सर्विसेज है थोड़ा सा कठिन है, गांवों तक पहुंचना मुश्किल, क्योंकि बड़े कठिन लेवल पे है, ये शहर पे ही संभव हो सकता था। इंटर सेक्टरल कोऑर्डिनेशन के लिए क्या हुआ? मेडिकल कॉलेजेस बनाए गए, मेडिकल कॉलेजेस में इसको जोड़ा गया, ऐड किया गया, IC एक्टिविटीज बनाई गई, और इस तरह से चीजें हैं। यहाँ पे आप देख के इसको अपनी कॉपी में नोट्स लिख सकते हैं। ठीक है, एसेंशियल क्या थे आपके डॉट सेंटर्स के? PSC को जो बनाया, जब PSC मतलब जो गांवों में अस्पताल होते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, उनको डॉट सेंटर में कन्वर्ट किया गया। डॉट सेंटर के द्वारा जो दवाइयां हैं उसको बंटवाई गई, मरीजों को डायरेक्ट डॉट सेंटर में जाकर के दवाइयां दी गई, 6-6 महीने की, 3-3 महीने की पूरा कोर्स कन्वर्ट कराया गया, और उसके ट्रीटमेंट के बारे में मरीजों को अच्छे से समझाया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगला है हमारा तीसरा प्रोग्राम एड्स। दिस इज, जहां आपने लेप्रोसी पढ़ा, टीबी पढ़ा, डेंगू पढ़ा, मलेरिया पढ़ा, अब हम एड्स के बारे में पढ़ते हैं। इसको NACP बोलते हैं, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। इसके भी दो फेज में हुआ। 1992 में फेज 1 आया NACP का, और 1998 में फेज 2 आया, और 2007 से 2012 के बीच में फेज 3 आया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था पूरी तरह से भारत में HIV को खत्म करना, एड्स को खत्म करना। ठीक है, ये इसके कुल 3 फेजेस में ये आए थे। ऑब्जेक्टिव क्या थे आपके इसके? और फिर फेज 4 आया जो 2007 से अभी तक चल रहा है, उसका फिर तक 50% इन्फेक्शन को पूरी तरह से कम करना। ठीक है, सभी प्रकार के जो HIV पॉजिटिव पेशेंट है उनको सपोर्ट देना, ट्रीटमेंट देना, उनकी केयर करना।
ठीक है। और इसका जो फॉलोइंग स्ट्रेटजी, कौन कौन सी स्ट्रेटजी थी एड्स वाले में, इंटेंसिफाइंग एंड कंसोलिडेटिंग द प्रिवेंशन सर्विसेज विद फोकस ऑन हाई रिस्क ग्रुप एंड वल्नरेबल पॉपुलेशन, जनरल पॉपुलेशन, जो भी जनसंख्या प्रभावित है इससे, उसमें थोड़ा सा इलाज करना, उपचार करना, उनको जानकारी देना। ठीक है। बाकी चीजें यहाँ पे उनको सपोर्ट देना, मेडिसिन प्रोवाइड करना, हेल्थ फैसिलिटी देना, अवेयरनेस फैलाना लोगों को, इसके बारे में, ये सब इसके इस टारगेट के अंतर्गत आते थे। ठीक है। बाकी इसे एसेंशियल क्या थे, इनके एसेंशियल क्या थे कि जो एसटीआईज है यानी कि आपके सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, एचआईवी एड्स के प्रिवेंशन के बारे में, पेरेंट टू चाइल्ड जो ट्रांसमिशन है उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस फैला। ठीक, स्कूल में, नुक्कड़ों में, बाकी जगहों पे एजुकेशन प्रोग्राम चला के लोगों को जागरूक करना, कंडोम्स के यूज के प्रमोशन को बढ़ाना। ठीक है। इस तरह के चीजों को मेडिसिन के बारे में बताना। ठीक है। कुछ डिजायरेबल थे, क्या क्या हमको इसके लक्ष्य थे, कौन कौन से लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोग्राम चलाए गए, ये लक्ष्य आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे है, आप इसको यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों। कौन कौन से टॉपिक है, पीएससी लेवल पे, सीटीसी लेवल पे, बड़े लेवल पे मेडिसिन बांटना, लोगों को जागरूक करना, ये सब आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये इसके सेकंड प्रोग्राम होंगे। अब इस पे जो एनएसएम के 2 ऑब्जेक्टिव और थे, ये लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे ही खत्म करते हैं, और इसके अगले लेक्चर नंबर 2 में हम इसके आगे के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। एज इट इज लिखिए, क्योंकि थ्योरी क्लासेस है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, आपको नोट्स बनाने कॉपी में और लिखते जाना है। और एक बात और, अगर जो भी मेरे लेक्चर को देख के नोट्स बनाते हैं वो अपने नोट्स मुझे भेज सकते हैं। अगर आपके नोट्स बहुत बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, मैं आपको भेजूंगा कुछ गिफ्ट हैम्पर, या मैं आपको कुछ कैश इनाम दे सकता हूँ। तो जुड़िए हमारे साथ और हमें अपने नोट्स भेजिए। थैंक यू सो मच। टेक